नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में। आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिंह। पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर कट्टरपंथी जमात अचानक एक्टिव होती दिख रही है। ऐसा लगता है जैसे बहाने खोजे जा रहे हों अराजकता फैलाने और लोगों को भड़काने। पिछले दिनों कुछ लोगों ने नागपुर में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची, ये अफवाह फैलाते हुए कि औरंगजेब के विरोध के नाम पर धार्मिक चादर जलाई गई। दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर कट्टरपंथी मौलानाओं के बोल बिगड़े हुए हैं। सीधे धमकियां दी जा रही हैं कि अगर लागू किया तो भाई ठीक नहीं होगा, समझ लो। इससे पहले मध्य प्रदेश के मऊ में भी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम को मिली जीत के बाद निकले जश्न के जुलूस पर मस्जिद से निकली भीड़ ने हमला कर दिया था। सवाल यह है कि क्या मोदी शाह ब्रांड को अब चुनौती दंगाइयों की जमात से मिलने जा रही है? देश में सुख शांति है, विकास है, इकोनॉमी की तेज रफ्तार है, तो क्या दूसरी तरफ इस सबको डिरेल करने का दंगा सूत्र तैयार हो रहा है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। पहले यह रिपोर्ट देखिए। बस एनफ, बहुत हो गया। तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। इसका मशकूर भी हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने देश की सोई हुई आवाम को जगाने का काम किया है। जहाँ खून की जरूरत होगी वहाँ खून देंगे। और सिर्फ तबाही और बर्बादी के लिए बिल बनाया गया है। आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे। बस कयामत ही आ गई है, समझिए। जुल्म की इंतहा ही हो गई है। बड़ी ज्यादती है जो एक वोट बैंक को कानून और संवैधानिक दायरे का पाठ पढ़ाने और समझाने की कोशिश हो रही है। अब तो सरेआम धमकाया जा रहा है। लोकतंत्र के मैदान में हारे तो दूसरे रास्ते से भड़काया जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या देश को अस्थिर करने की ब्लैकमेलिंग चलेगी? सियासी हैसियत कमजोर हुई तो दंगे की धमकी चलेगी? गजब इत्तेफाकी ट्रेंड है, देखिए जरा। 17 मार्च को जंतर मंतर पर मुल्ला मौलानाओं की भीड़ जमा हुई वक्फ संशोधन बिल के विरोध के नाम। इसी दिन नागपुर में चादर जलाने की अफवाह फैलाकर दंगा भड़काने की कोशिश हुई। पुलिस वालों तक को बख्शा नहीं गया। तो वहीं मध्य प्रदेश के महू में भी 9 मार्च को माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। ये अलग बात है कि नागपुर और महू में अब शांति है और पुलिस और प्रशासन ने व्यवस्था चौकस कर दी है। नागपुर वाले दिलजलों को फिलहाल पुलिस शांति का बहुमुखी पाठ पढ़ा रही है। वर्दी वालों पर हमले करने के दुस्साहस का साइड इफेक्ट क्या है ये भी समझा रही है। लेकिन इस बीच 17 मार्च को ही हिंसा में घायल एक शख्स की मौत की भी खबर आई है। लेकिन एक बात तो शीशे की तरह साफ है, माहौल बिगाड़ने की साजिश बड़े महीन तरीके से रची गई थी और अब इसकी परतें खुल रही। पुलिस की रडार पर वो भी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए आग में घी डालने का काम किया, लोगों को उकसाया। जिन लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इस प्रकार के पोस्ट किए जिसके कारण दंगे भड़के या दंगे भड़कने में या लोगों को भड़काने में जिनकी पोस्ट ने काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम लोग सह आरोपी बनाएंगे, को एक्यूज बनाएंगे और उनको भी दंगे का आरोपी माना जाएगा। ये बात पुलिस की जांच में सामने आई है कि नागपुर में एक पक्ष को उकसाने और भड़काने के लिए झूठ और अफवाह का इस्तेमाल भरपूर किया गया। इसके बाद जो हुआ वो तस्वीरों में कैद है कि कैसे चुन चुन कर चिन्हित करके गाड़ियों को नफरती भीड़ ने निशाना बनाया। नागपुर में हिंसा इस अफवाह के बाद फैली कि औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए एक दक्षिणपंथी संगठन ने प्रदर्शन के दौरान पवित्र आयत लिखी चादर जलाई थी। ठीक है, प्रदर्शन करना किसी के खिलाफ आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मुसलमानों की कलमे की चादर को जलाना
ये कहाँ की बात हुई? वहाँ पर जो है कलमे की चादर को जलाई गई, जिसमें हमारे कुछ बंदों ने जाके विरोध किया और उसके बाद में प्रकरण सामने आया और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज सिर्फ एक पक्ष के ऊपर किया। डीसीपी और एसीपी साहब ने जो है आश्वासन दिया कि, और वो हमेशा आश्वासन वाला लॉलीपॉप मिलता है हमारे को। अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जो है अपने हक के लिए खुद आवाज उठा लेंगी। फहीम खान दंगे का मासूम करने की साजिश रची। जाहिर सी बात है वोट बैंक वाली ब्रिगेड इसे और दंगाइयों को मासूम बताने के लिए कूदेगी और विक्टिम कार्ड खेलेगी। लेकिन इन तस्वीरों को देखना भी जरूरी है कि संकी औरंगजेब प्रेमियों की टोलियां पहले किस तरह माहौल बिगाड़ने में लगी थी। फॉर्मूला वही है, मजहबी लाइन पर उकसाओ, दंगा भड़काओ, पुलिस एक्शन ले तो विक्टिम बन जाओ। बड़ी ज्यादती हो रही है। फिलहाल तो नागपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में 105 लोगों को पकड़ा है। इसमें 10 नाबालिग भी हैं। मास्टरमाइंड फहीम पर राजद्रोह और अफवाह फैलाने का मामला भी दर्ज किया गया है। लोगों ने ये सब चीजें फेंक के हमारे दरवाजे में इसमें डाल दिए थे, तोड़ डाले, पत्थर डाले, कुंडियां, ये जो गमले जितने थे ये हमारी खिड़कियां तोड़ दी इन लोगों ने पूरे। हाँ, तो ये वहाँ तो कॉम्प्रेसर के ऊपर वगैरह देखिए यहाँ पत्थर मारे हुए हैं सब। अच्छा, घर में कोई नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा डर गए थे। बिल्कुल। तो ऐसा फिर दरवाजा हमने बंद कर लिया। बहुत ही हादसा हुआ उस दिन, ऐसा घर में नहीं घुसे वो लोग, नहीं तो क्या कैसा में आया उनका 500,000 लोगों का, और हमारे घर के ऊपर पत्थर फेंकने लग गए। पुलिस वाले भी हमारे अंदर बचाव के लिए घुस गए, मीन्स उनके बचाव के लिए, तो उनको पत्थर मार गए थे तो वो भी डर के मारे हमारे घर में घुसे। उसके वजह से हमारे घर में ज्यादा ही पत्थरबाजी हुई और हमारी कार भी जला दी। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये महिलाएं या परिवार विक्टिम नहीं लगते। वो अभी भी फहीम खान जैसों की अफवाह को ही तरजीह दे रहे हैं, एक दंगाई की बात को ही आगे बढ़ा रहे हैं। क्या इसलिए क्योंकि बात कौम की है? सवाल यह है कि मोदी शाह की सियासी घेरेबंदी न हो सकी तो क्या दंगाइयों के भरोसे ही मैदान मारा जाएगा? नागपुर में जो झगड़ा हुआ, जो आरएसएस के लोग चादर को जलाए जिस पे कुरान करीम की आयत थे, उनको पुलिस स्टेशन में हजरत पुलिस ने बेल दे दी और 50 या 60 बच्चे अभी जेल में हैं। और चीफ मिनिस्टर बोल रहे जो साजिश की उनकी खबर खोद दूंगा। अरे जो करे, फोटो नहीं दिख रही आपको? आप ही के बयान की वजह से हुआ ना, आप ही के शहर में। तो क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि अराजकता का एक वितंडा रचा जा रहा है? खुराफाती कारकुनों को मैदान में साजिशन उतारा जा रहा है ताकि सवाल उन राज्यों की कानून व्यवस्था पर उठे जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ताकि अगर सरकार एक्शन ले, अराजकता फैलाने वालों पर नकेल कसे तो उसे मजहबी रंग देते सरकार की ज्यादती बताया जा सके। नागपुर में दंगा भड़काने की पूरी साजिश रची गई। यह बात भी सामने आई है कि दंगा भड़काने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट वाले 140 से ज्यादा पोस्ट और वीडियो डाले गए। साइबर ब्रांच ने इनकी पहचान की। इतना ही नहीं, अफवाह फैलाने और हिंसा भड़काने के मामले में 34 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई की गई। दंगे के मास्टरमाइंड समेत 8 लोग पुलिस की कस्टडी में, पर अभी कुछ लोग विक्टिम कार्ड ही दिखा रहे हैं। मतलब पहले दंगे की साजिश रचो, अफवाह फैलाओ, भड़काओ और जब पुलिस एक्शन ले तो विक्टिम बन जाओ। कहीं ये बार बार राजनीतिक हार से उपजी हताशा का साइड इफेक्ट तो नहीं है, या फिर तुष्टीकरण के स्वाद की तलब जो आजादी के बाद से वोट बैंक को फ्री में बांटा गया, अब तुष्टीकरण नहीं देश में संतुष्टीकरण चल रहा है। एक फितूर है जो दिमाग पर चढ़ा है, एक चिढ़ है जो जुबान पर उतर रही है, एक खींच है जो शब्दों में खटास भरकर पिघल रही है। और क्या इस सब का इकलौता लक्ष्य है अराजकता? आप शाहीन बाग समझते तो शाहीन बाग समझिए, लेकिन हम तो देशव्यापी अभियान छेड़ने की बात कर रहे हैं। ये लोग डराने की सियासत अगर कर रहे हैं तो याद रखो, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से डरने वाले नहीं है। तुम आज है कल नहीं रहोगे इंशाअल्लाह ताला, तुम जाओगे इंशाअल्लाह ताला।
तुम गुमनामियों के वादियों में गुम हो जाओगे, याद रखो। 5 लाख से ज्यादा मंदिर हिंदुओं के हैं, जिसमें कई हजार टन सोना है। हिंदुस्तानी इकोनॉमी बहुत मजबूत हो जाएगी, वक्त से मजबूत नहीं होगी। ये जो मंदिरों में सोना है, इसको बांटो, इससे मजबूत होगी। उधर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? उन्हें बजाय ये कहने के कि हम पूरे मुल्क में शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट करेंगे, थोड़ी तब्दीली कर लेनी चाहिए। इस तरीके से देश के अंदर हमारे किसान भाइयों ने प्रोटेस्ट किया था, 2-2 साल सड़कें बंद रखी थी, 2-2 साल सड़कों पर धरना दिया था। कहें कि किसानों की तरह का प्रोटेस्ट करेंगे। कोई कहता है शाहीन बाग 2 बना देंगे, कोई कहता है कुछ लोग डराने की सियासत कर रहे हैं, तो कोई मचल कर कहता है 2-2 साल के लिए सड़कें बंद कर दो। फिर कोई हिंदू मंदिरों के सोने पर नजरें टिका देता है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऐसे ही माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे बीते 10 साल की भड़ास को समेटकर नया प्लान तैयार किया गया है। इस भड़ास में 3 तलाक वाले कानून की कसक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाली खींच है, नागरिकता संशोधन कानून के पास हो जाने की तिलमिलाहट है, और अब एक नए वक्फ संशोधन बिल से वक्फ की दादागिरी के चले जाने की खिसियाहट है। बीते 10 सालों में एक ही रट्टा दूसरा पक्ष लगाया जा रहा है कि बड़ी ज्यादती हो रही। अब तो इंतहाई हो गई साहब। सीए आया तब अफवाह फैलाई गई कि यह मुसलमानों को देश से बाहर करने के लिए आया कानून है। क्या हुआ? कुछ हुआ? वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जिस शाहीन बाग 2 की धमकी दी जा रही है, यह बताओ कि शाहीन बाग 1 के ड्रामे का हुआ क्या? सीए पास भी हो गया, लागू भी हो गया, कितने मुसलमान देश से बाहर गए? अब यही बात वक्फ संशोधन को लेकर भी कही जा रही है। अल बल कुछ भी बिना जाने पड़े मौलाना और कट्टरपंथी नेताओं से लेकर वोट बैंक पॉलिटिक्स वाली पार्टियां बांच रही और मुसलमानों को भड़का रही। हंगामा और बवाल काटने की धमकी सरेआम दी जा रही। तो क्या एक फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है कि सरकार कुछ भी पॉजिटिव करेगी तो हम उसका जवाब अराजकता से देंगे क्या? सवाल यह है कि असहिष्णुता यानी इनटॉलरेंस किधर ज्यादा है और क्यों? और कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर अराजकता या दंगों वाली साजिश के जरिए माहौल बिगाड़ने की भूमिका लिखी जा रही है। एक प्रदर्शन खुद को लोकतांत्रिक बताने और दिखाने के लिए है, और पर्दे के पीछे अराजकता वाले खेल को भी हवा दी जा रही है। जिस तरह की एनआरकी सीएए को लेकर कट्टरपंथी मौलानाओं ने झूठ गढ़कर फैलाई थी, वही वक्फ संशोधन बिल पर भी रचने का प्लान तो नहीं। करण का खेल खत्म हो गया, एक तरफा मिले अधिकार कम हो रहे, सबकी समानता की बात हो रही है, और वोट बैंक कमजोर हुआ तो पूछेगा। दरअसल कट्टरपंथी जमात के पेट में उठ रही मरोड़ की सबसे बड़ी वजह है हिंदू पुनर्जागरण और दादागिरी के एक तरफा अधिकार पर नकेल। उन मजहबी माफियाओं का मिट्टी में मिल जाना जिनके दम पर कौम कभी सरकारें बनाया और गिराया करती थी, जो दंगों में सरेआम हथियार लहराते दूसरे पक्ष को धमकाते थे, प्रशासन को खलीते में रखते थे, अब कब्र में आराम फरमा रहे। कभी दंगों और अराजकता की धमकी और ब्लैकमेलिंग से सरकारें चलती थीं। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में तो 2017 के बाद से दंगे और दंगाइयों पर ऐसी नकेल कसी कि पूछिए। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों में 97 से 99% तक की कमी है। 2017 से अब तक यूपी में दंगे नहीं हुए, जबकि 2012 से 17 तक कथित सेकुलर समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी। तब 815 सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें 192 लोगों की मौत हुई। 2007 से 11 के बीच 616 सांप्रदायिक घटनाएं हुई थी, इसमें 121 लोगों की मौत हुई थी। 17 के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। तो क्या सारी बेचैनी इसी बात की है कि कोई भी पैंतरा चल नहीं रहा और एक के बाद एक तरफा मिले वरदान अब खाली हो रहे हैं। अब वो उंगली भी बेकार होने जा रही है जिसे किसी भी संपत्ति पर रखते ही वो वक्त की मिल्कियत हो जाती है। कट्टरपंथी जमातों से ये पूछा जाना चाहिए कि अगर उनके मुताबिक इस देश में हिंदूवादी सरकार है तो फिर दंगों या फिर मजहबी हिंसा के मामलों में कमी कैसे हो रही है।
क्या ब्रांड मोदी से चिढ़ बस इस बात को लेकर कट्टरपंथी जमातों की है कि उन्हें 1978 वाली छूट नहीं मिल रही जैसे कि संभल दंगों के दौरान दी गई? साल 1978 में संभल के भीतर 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। अनवरत कई महीनों तक कर्फ्यू लगा रहा। 1980 से 82 के बीच भी दंगा हुआ जिसमें एक मौत हुई। 1986 में 4 लोग दंगे में मारे गए। 1990 से 92 के बीच 5 लोग और 1996 में 2 लोगों की मौत हुई। लेकिन तब संभल में हुए दंगों की त्रासदी के बारे में राजनीतिक गलियारों में चूं तक नहीं हुई थी, क्योंकि मामला वोट बैंक के बिगड़ जाने का था और तब देश में कथित सेकुलर पार्टी की सरकार थी। पर गुजरात दंगों को लेकर तुष्टीकरण वाले इकोसिस्टम में खूब भ्रम फैलाया। सच ये है कि 2002 में गुजरात में आखिरी बार दंगे हुए, इसके बाद से एक भी दंगा नहीं हुआ। गुजरात की तस्वीर के बहाने हिंदुओं और गुजरात की तत्कालीन मोदी सरकार को बदनाम करने में पूरा इकोसिस्टम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लगा था। आरोप लगाना इसलिए आसान था क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कभी भी अपनी हिंदू छवि, बस यही बात लगता है बेचैन कर रही है कुछ लोगों को। अगर शांति बनी रही तो ब्रांड मोदी की हिंदूवादी छवि को आगे करके फैलाया जाने वाला भ्रमजाल बेअसर हो जाएगा कि मोदी राज में एक वर्ग के साथ ज्यादती हो रही है। तो क्या यही वजह है कि माहौल बनाया जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है, दंगों की साजिश रची जा रही है, कभी नागपुर में, कभी महू में, तो कभी संभल में? चाहे पीएम मोदी हो या गृहमंत्री अमित शाह, एक बात पत्थर पर खींची लकीर की तरह है। दंगे फसाद या आतंक के दम पर की जा रही ब्लैकमेलिंग पर सरकार झुकने वाली नहीं है। मोदी, शाह और योगी को जवाब अगर दंगे से दिए जाने की बात होगी तो चूड़ी कसेगी, ये तय है। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाएगा। हम तो दिखाई देते ही सीधा 2 आंखों के बीच में गोली मारते हैं, मनिवर 2 आंखों। हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है ना आतंकवादियों को सह सकती। कोई जगह नहीं है देश में तब देश के नागरिकों के साथ खून की होली खेलने वाले। तो क्या यही रुख दंगाइयों की हिमाकत पर भी रहेगा? अराजकता की ब्लैकमेलिंग से बात बनाने का पैंतरा नहीं चलेगा, ये तय है। क्योंकि सवाल है कि सहिष्णुता एक तरफा कैसे हो सकती है? देश ये कैसे भूल सकता है कि वक्फ संशोधन बिल पर छाती पीटने वाले और माफियाओं की कब्र पर कौमी आंसू बहाने वाले 15 मिनट वाला जहरीला बयान भी देते रहे। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। ये भाईचारे की वो आयत है जो वैसी भाईजान अपने मंचों से बांटते रहे। तो क्या तिलमिलाहट इसी बात की है कि अब पलटकर ऐसे बयानों पर जवाब भी मिलना शुरू हो चुका है? जाहिर है तब दिक्कत तो होगी। दिक्कत तो होगी अगर किसी का रोल मॉडल औरंगजेब होगा। दिक्कत तो होगी अगर किसी का रोल मॉडल बाबर या गजनी होगा, क्योंकि सच यही है कि ऐसा करना दूसरे तरफ के लोगों को उकसाने जैसा ही है, खासकर तब जब इतिहास के पन्नों ने शरिया के जहर से बुझे औरंगजेब के क्रूर कारनामों के पन्ने खोले हों। औरंगजेब जिंदाबाद कह के किसे मुर्दाबाद कहने की हसरतें हैं, क्या ये समझने या समझाने की जरूरत है? अब जोखिम उठाया गया है तो कानूनी तीमारदारी को तो भुगतना पड़ेगा ही।
और हाँ, दिक्कत तब नहीं होगी जब दारा शिकोह जिंदाबाद के नारे लगेंगे, रस खान, अमीर खुसरो, वीर अब्दुल हमीद या एपीजे अब्दुल कलाम जिंदाबाद के नारे लगेंगे। कथित सेक्युलरिज्म के पर्दे के पीछे चले तुष्टीकरण का खेल अब सिमट रहा है। बिना लाग लपेट के एक बात बीते 10 वर्षों में हर मंच से कही गई है, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन बिना तुष्टीकरण के। कुछ लोगों ने क्या किया, मॉडल ही ऐसा बनाया कि कुछ ही लोगों को दो, औरों को तड़पाओ और तुष्टीकरण की राजनीति करो। देश विकसित भारत बनाने के लिए तुष्टीकरण से मुक्ति पानी होगी। तो क्या गजब की तिलमिलाहट और बेसाख्ता बेचैनी सिर्फ तुष्टीकरण वाली दुकान के बंद हो जाने के डर से उपजी है? बीते 10 सालों में एक बात तो हुई है कि सहिष्णुता का राग एक तरफा नहीं बच सकता। देश बाबा साहब के लिखे संविधान के सूत्रों से चलेगा, न कि कट्टरपंथी मौलानाओं की जिद और धमकियों से। बीते 10 सालों में एक ही रट्टा दूसरा पक्ष लगाया जा रहा है कि बड़ी जाती हो रही है। अब तो इंतहाई हो गई साहब। सीए आया तब अफवाह फैलाई गई कि यह मुसलमानों को देश से बाहर करने के लिए आया कानून है। क्या हुआ? कुछ हुआ? वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जिस शाहीन बाग 2 की धमकी दी जा रही है, यह बताओ कि शाहीन बाग 1 के ड्रामे का हुआ क्या? सीए पास भी हो गया, लागू भी हो गया, कितने मुसलमान देश से बाहर गए? अब यही बात वक्फ संशोधन को लेकर भी कही जा रही है। अल बल कुछ भी बिना जाने पड़े मौलाना और कट्टरपंथी नेताओं से लेकर वोट बैंक पॉलिटिक्स वाली पार्टियां बांच रही और मुसलमानों को भड़का रही। हंगामा और बवाल काटने की धमकी सरेआम दी जा रही। तो क्या एक फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है कि सरकार कुछ भी पॉजिटिव करेगी तो हम उसका जवाब अराजकता से देंगे क्या? चाहे मुस्लिम महिलाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो या सीएए, इन दोनों ही कानूनों को कट्टरपंथी मौलानाओं ने मुसलमानों के लिए खतरा बताया था। आज सच सामने। ऐसे ही हाय तौबा वक्फ संशोधन बिल पर भी मचाई जा रही है। लेकिन मोदी शाह ने जो फैसला ले लिया सो ले लिया। रही बात दंगों वाली किसी भी साजिश और ब्लैकमेलिंग की, तो उसको टैकल करने का मोदी शाह का 25 साल का एक्सपीरियंस है और वो इसमें चूकेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।